नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य महाश्रृंखला में करीब 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो भारत देश के लिए सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं चरण 18 की ओर। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राजनीतिज्ञ के रूप में जो बहुमूल्य योगदान है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि गांधी अंबेडकर जो विवाद था उसका ये चौथा चरण होगा। इस चरण में हम बात करेंगे वो पुणे करार होने के बाद 1932 में उनमें जो विसंवाद फिर से आ गया उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पूना पैक्ट जो था वो सितंबर 24 को 1932 के दूसरे ही दिन मुंबई में एक बड़ी जाहिर सभा में, पब्लिक मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि आज से आगे चलकर हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म से अस्पृश्य नहीं कहलाया जाएगा और जिन लोगों को पहले अस्पृश्य कहा जाता था उन सबको स्पृश्य समाज के लोगों को जो अधिकार है, सार्वजनिक संस्था में शामिल होने के जो भी अधिकार उन्हें हैं, वो सारे अधिकार अस्पृश्य समाज के लोगों को भी मिलेंगे। ये रिजोल्यूशन पारित किया गया। उसके केवल एक हफ्ता बाद में, यानी कि सितंबर 30 तारीख को, 1932 के सितंबर 30 को दूसरी पब्लिक मीटिंग हो गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और जिसमें ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इस संस्था का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में होने वाला था, जिसके अध्यक्ष उद्योगपति जीडी बिरला थे और जिसके जनरल सेक्रेटरी ठक्कर बापा, इनको चुना गया। अर्थात ये सबके पीछे प्रेरणा जो थी वो स्वयं महात्मा गांधी जी की प्रेरणा थी। महात्मा गांधी जी ने इस संस्था का कुछ समय के बाद में नाम बदल दिया और उसका नया नाम रख दिया हरिजन सेवक संघ। नवंबर 3, 1932 को यह संस्था ने, हरिजन सेवक संघ, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया था कि ये जो संस्था है ये उच्च जाति के समाज में मत परिवर्तन करने की कोशिश करेगी और अस्पृश्यता से संबंधित जो भी छोटी मोटी बातें हैं उन सभी बातों के लिए तथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं उनका मत परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। इस संस्था का मुख्य हेतु रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा रचनात्मक काम, अस्पृश्य समाज के शैक्षणिक, आर्थिक
और सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कल्याणकारी काम करना, ये इस संस्था का मुख्य मकसद होगा। इस संस्था का नॉर्मल जो अर्थ संकल्प बजट किया गया था वो प्रतिवर्ष 6 लाख रुपया था। फरवरी 1933 में गांधी जी ने एक नया वीकली शुरू किया जिसका नाम था हरिजन, और गांधी जी ने अनटचेबिलिटी अबॉलिशन वीक चालू किया, अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह, इसको भी शुरू कर दिया। ये हुई बात सितंबर अक्टूबर 1932 में। उसके बाद गांधी जी ने स्वयं भारत भर पदयात्रा निकाली, नवंबर 7, 1933 से लेकर जुलाई 29, 1934 तक। और ये पदयात्रा के जरिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, 8 लाख रुपए का चंदा उन्होंने इकट्ठा किया। ये सब देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बहुत तसल्ली हो गई, और नवंबर 1932 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण का जो प्रयास था उसकी सराहना करने लगे। और उनके सिर्फ 2 मामले में मतभेद कायम रहे तब। एक मामला था अंतर्जातीय विवाह का, और दूसरा मामला था अंतर्जातीय सहभोजन का। ये दोनों मुद्दे छोड़ के बाकी सारे मुद्दों पर ये दोनों नेताओं में एक वाक्यता होने लगी थी, और कुछ समय तक वो होती रही। लेकिन अगले वर्ष स्पष्ट हो गया कि ये दोनों के जो दृष्टिकोण थे, ये दोनों का जो कार्यक्रम था, अंतर्विरोध था। ये परस्पर विरोधी एजेंडा और प्रोग्राम्स ये दोनों नेताओं के थे। ये बात तब स्पष्ट हो गई जब कई वर्षों बाद 1945 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका शीर्षक था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। गांधी जी और कांग्रेस ने अनटचेबल्स को क्या किया। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि हरिजन सेवक संघ के जो सचिव थे, महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे ठक्कर बापा, उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन पत्रकारों को निमंत्रित करके बताया अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी कैसा बेमिसाल काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब में सप्रमाण सिद्ध करके दिखाया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे के सिद्ध कर दिया है कि ये जो बड़े दावे किए जा रहे थे वो सरासर झूठ थे। इसके बारे में मैं जरा उनकी किताब में से और कुछ बताना चाहता हूं। हरिजन सेवक संघ, इस संस्था का बजट कितना था? वार्षिक बजट था 6 लाख रुपए। लेकिन उस संस्था के अगर एनुअल रिपोर्ट्स, वार्षिक अहवाल आप देखते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि उनका जो एक्सपेंडिचर था वो था 3,44,000 रुपया। औसत रूप में इतना ही उनका खर्चा था। पहली बात तो ये है कि ये जो चंदा इकट्ठा किया गया था ये बहुत कम था। इस संस्था के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया था काम के मामले में, काम की तुलना में बहुत ही छोटा था। जैसे देखिए आप, तिलक स्वराज फंड जो बनाया था उसमें कितना चंदा इकट्ठा किया गया था? 1 करोड़ रुपया। कस्तूरबा मेमोरियल फंड में कितना पैसा जमा किया गया था? 1 करोड़ और 15 लाख रुपए। और हरिजन सेवक संघ में जो खर्चा था, वार्षिक खर्चा था, वो केवल 3.5 लाख रुपया, इतना कम था। दूसरी बात यह है कि ये बताया गया था कि हरिजन सेवक संघ जो है वो अपने पैसे जो चंदा इकट्ठा किया है वो अस्पृश्य समाज के कल्याणकारी काम में उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण था, थोड़े आंकड़े उसमें देखिए। अगर वार्षिक
सालाना 3,44,000 रुपया, इतना ही खर्चा अगर होगा तो 5 करोड़ अस्पृश्यों में अगर वो बांटा जाए तो हर एक अस्पृश्य व्यक्ति के पास कितना पैसा आ जाता है? वो पैसा आ जाता है 1 पैसा। 1 पैसा। ये है बेमिसाल काम गांधी जी का। डॉक्टर अंबेडकर ने ये पूछा है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन जा रहे थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा। जनरल सेक्रेटरी ठक्कर बाप्पा जो थे हरिजन सेवक संघ के, उन्हें पत्र दिया। स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और 2 अस्पृश्य नेता इस संस्था के गवर्निंग काउंसिल में थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। उस हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने पत्र में काम किए जाने वाले थे उसके लिए कुछ ठोस प्रस्ताव सादर किए। उसमें पहला यह था कि पूरे देश में अभियान चलाया जाए कि उनके जो नागरिक हक है वो मिलने के लिए राष्ट्रीय रूप से अभियान चलाना चाहिए। और नागरिक हक कौन से हैं? तो जो वाटर फ्रंट है वहां से पानी लेना, स्कूल में प्रवेश लेना, जो विलेज गांव में जो बैठक की जगह होती है वहां प्रवेश लेना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, यह सब सिविक राइट्स है, नागरिक अधिकार है। यह अधिकार अस्पृश्यों को मिलने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाए, यह पहला मुद्दा था। और उनका यह कहना था डॉक्टर अंबेडकर जी का कि केवल ऐसा अभियान गांव तक ले जाने से ही हिंदू समाज में सामाजिक क्रांति आ सकती है, जो कि हम सब चाहते हैं। उसके सिवा स्पृश्य समाज और अस्पृश्य समाज, ये दोनों में बराबरी का सामाजिक दर्जा नहीं निर्माण हो सकता। यह प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किया। पत्र का दूसरा मुद्दा था कि जो गरीबी और दुख अस्पृश्य समाज को झेलना पड़ता है, उसका कारण, प्रमुख कारण यह है कि अवसर की समानता नहीं है। स्पृश्य समाज में और अस्पृश्य समाज में अवसर की समानता क्यों नहीं है? उसका कारण है अस्पृश्यता। इसीलिए उन्होंने कहा इस संस्था को उस तरफ काम करना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए जिसके जरिए अवसर की समानता, स्पृश्य समाज और अस्पृश्य समाज में अवसर की समानता बने रहेगी। तीसरा मुद्दा पत्र में यह था कि स्पृश्य समाज के दिमाग में अस्पृश्य समाज के बारे में जो नफरत बसी हुई है उसको दूर करने के लिए इस संस्था को प्रयास करना होगा। और यह करने का सबसे अच्छा जरिया कि स्पृश्य समाज और अस्पृश्य समाज में संपर्क होना चाहिए। और यह संपर्क बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए स्पृश्य लोगों के घर में अस्पृश्य समाज के युवा युवतियों को मेहमान बनाकर या तो नौकर के रूप में उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के पत्र में जो चौथा मुद्दा था वो ये था कि ये सब काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। और उनका ये कहना था कि ये जो जिम्मेदारी है ये अस्पृश्य समाज के कार्यकर्ताओं पर सौंपी जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये कहना था कि स्पृश्य समाज और अस्पृश्य समाज ये दोनों को केवल कानूनी तरीके से इकट्ठा बांध नहीं सकते हैं, और जो चुनावी कायदा है उससे तो कतई इनको इकट्ठा बांध नहीं सकते हैं। स्वतंत्र मतदार संघ के बजाय संयुक्त मतदार संघ देने से ये इकट्ठा बंधे जाएंगे, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। ये दोनों को, स्पृश्य समाज और अस्पृश्य समाज, ये दोनों को अगर इकट्ठा बांधना है तो ये दोनों में प्रेम भावना जागृत करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना
जो पत्र था वो प्रेस में जारी कर दिया। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि मुझे ताज्जुब हो गया कि मेरे जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव को देखा तक नहीं गया, ठुकराया गया, यहां तक कि मेरे पत्र को कोई पावती पत्र, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह भी देख लिया कि जब वे तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रदेश गए थे, इंग्लैंड में गए थे, तब उनकी अनुपस्थिति में इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया गया था। जो मुख्य उद्देश्य शुरू में कहे गए थे 8 सितंबर 1932 को, उसमें यह था कि अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार किया जाएगा और जल्द से जल्द सारे सार्वजनिक स्थलों पर, जो पानी के स्थल हो या धर्मशाला हो या रास्ते हो या स्कूल्स हो या मंदिर हो, ये सारी जगह पर अस्पृश्य समाज के लोगों को प्रवेश मिलने के लिए विशेष प्रयास तुरंत किया जाएगा। उसके केवल 2 महीने बाद नवंबर 3, 1932 में चेयरमैन बिरला जी और जनरल सेक्रेटरी ठक्कर बापा, इन दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया, निवेदन जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि अस्पृश्यता निवारण या अंतरजातीय भोजन, इस जैसे जो सामाजिक सुधार है, यह सुधार इस संस्था का जो परिघ है, परिप्रेक्ष्य है, इसके बाहर है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो बदलाव आ गया मुख्य उद्देश्य में, संस्था के मुख्य उद्देश्य में, वो तो कोई अपने आप नहीं आ गया, वो तो महात्मा गांधी जी के कहने पर ही यह बदलाव हो गया होगा। उन्होंने कहा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। ये कारण बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि ओरिजिनल प्रोग्राम, जो मुख्य उद्देश्य पहले से तय हुए थे, वो महात्मा गांधी जी को, उनके लिए बहुत असुविधाजनक थे। अस्पृश्यता निवारण एक मंच के रूप में गांधी जी के लिए अच्छा था, लेकिन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में, कार्यवाही के कार्यक्रम के रूप में यह उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बड़े पैमाने पर कम हो सकती है, जिनका सामना वो नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे चलकर कहते हैं कि गांधी जी ने वो रचनात्मक काम के लिए प्राथमिकता दी, कुछ भी गलत बात उसमें नहीं थी, फायदा ही फायदा। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि ये जो रचनात्मक कार्य की बात कर रहे थे, वो रचनात्मक कार्य का एक बहुत सकारात्मक फायदा जो गांधी जी के लिए था, वो ये था कि उसके जरिए अस्पृश्य समाज की जो स्वतंत्र आंदोलन उनके शुरू हो गए थे, उन आंदोलनों को जिसके वजह से महात्मा गांधी जी को पुणे करार करना पड़ा, पूना पैक्ट करना पड़ा, वो सारे आंदोलन खारिज करने के प्रयास, उसकी संभावना इस रचनात्मक कार्य से हो सकती थी। और ये जो रचनात्मक कार्य था, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, ये सच्ची मायने में अस्पृश्य समाज को दयालु वृत्ति दिखाकर खत्म करने का हेतु उसके पीछे था, और उनको कांग्रेसमैन बनाने का हेतु उसके पीछे था। और वास्तव में यही बात हो गई है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा अपनी किताब में। 1932 के अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर
उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने डायरेक्टरशिप का। हरिजन सेवक संघ इस संस्था के गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य थे वहां से वो अलग हो गए, और जैसे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जो दूसरे दो जो अस्पृश्य नेता थे उन्होंने भी उसका अपना अपना इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपनी किताब में कि जब ये अस्पृश्य समाज के नेताओं ने हरिजन सेवक संघ की डायरेक्टरशिप का, संचालक पद का इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया उन अस्पृश्य समाज के नेताओं के बजाय और कोई अस्पृश्य नेता लाने का कोई भी प्रयास उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसका व्यवस्थापन, हरिजन सेवक संघ इस संस्था का पूरा व्यवस्थापन ये कांग्रेस वाले हिंदुओं के पास जाएगा, ये इसके हामी भर ली। और गांधी जी ने इसका समर्थन कैसे किया, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उन्होंने एक नया थियरी सामने रखा। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि गांधी जी का कहना था कि ये जो कल्याणकारी काम अस्पृश्य समाज के लिए कर रहे हैं, वो स्पृश्य समाज ने अस्पृश्यता का पालन करने का जो पाप किया है, उस पाप के क्षालन के लिए ये प्रायश्चित्त वो ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो हिंदुओं ने दिया है। उसका मतलब है दोनों तरफ से देखा जाए तो संघ चलाने का काम केवल हिंदू ही कर सकते हैं। इसमें सदाचार हो या हक की बात हो, किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो ये चलाने का हक जो है वो हिंदुओं को ही रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सवाल किया कि जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना हो गई थी तब गवर्निंग बॉडी पर अस्पृश्य समाज के लोगों का रहना ये उचित था, लेकिन अब गांधी जी के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए रखना चाहिए। ये क्या है? गांधी जी के बर्ताव में जो विसंगति पूर्ण व्यवहार था, वो व्यवहार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से और सोदाहरण और फैक्ट्स एंड फिगर्स देके सब प्रमाण में सिद्ध किया है। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने देश के दो महान नेता, ये दोनों में जो टकराव हो गया, ये टकराव यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये टकराव निरंतर चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। इस सत्र को विराम देते हैं, लेकिन जाने के पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर ये पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद, नमस्कार।